दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ के इस जानदार और शानदार एपिसोड में। आज हम बात करेंगे लारेंजाइटिस की। लारेंजाइटिस, जैसा कि मौसम बदल रहा है और अभी दिवाली आकर हटी है और क्योंकि हमने बहुत सारे चटखारे लेकर मिठाइयाँ, हमने जो है ना खट्टी मीठी चीज़ें, उनका सेवन बहुत ज़्यादा किया है। तो लारेंजाइटिस होता क्या है, इसकी समस्या क्या है और इसका निदान क्या है। एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं आपको कहूंगा कि ईएच में बहुत ही शानदार इस बीमारी के रिजल्ट्स हैं और इस तरीके से रिजल्ट्स हैं कि आपको दोबारा कभी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि जो गला बैठना है एक आम सी समस्या है जिसकी वजह से कई बार गले में हमें खराश भी महसूस होती है। गले के बैठने के कारण यानी कि हॉर्सनेस ऑफ थ्रोट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी कि गले का बैठना, आवाज का बैठना, तो उसमें गले का सूखना भी हो जाता है। कई बार गले में सूजन हो जाती है, कई बार सर्दी जुकाम की कारण इस तरह की समस्याएं हमें पैदा हो जाती हैं। और गले में बैठने से हमें बहुत केसेस में हमें देखने को मिलता है कि आवाज में वाइब्रेशंस, आवाज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलता है, आवाज में बदलाव देखने को मिलता है। और ऐसा किसी बैक्टीरिया के कारण यदि होता है तो तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये ज्यादा लंबा समय रहता है तो ये जान लीजिए कि ये सामान्य बात नहीं है और गले के बैठने को, गले की खराश को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते उस स्थिति में। और ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है जिसे लारेंजाइटिस कहा जाता है। लारेंजाइटिस का मतलब वॉइस बॉक्स में होने वाली स्वेलिंग या सूजन, और ये ज्यादातर जो है संक्रमण के कारण होती है। और आमतौर पर आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं आसानी से एपिग्लोटिस रीजन पर आसानी से खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। उनकी गतिविधियों के माध्यम से हमारे जो ये जो स्वर यंत्र है यानी कि जो वॉइस बॉक्स है, इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो मैं भी आपको बोलकर बता रहा हूं तो ये बिल्कुल गले से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जब लारेंजाइटिस में, जब इस रीजन पर, थ्रोट रीजन पर, एपिग्लोटिस रीजन पर जब सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो दोस्तों लारेंजाइटिस होना स्वाभाविक सी बात है, राइट। तो इससे आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो काफी दिक्कत आ सकती है। और वैसे भी कहते हैं कि देखिए, अगर आपने अपने शरीर को समझ लिया तो आप कभी जीवन में बीमार हो ही नहीं सकते। इसके पीछे भी एक रीजन है और ऊपर वाले ने हमारे हर सिस्टम को इस तरीके से बनाया है। अगर आप कोई खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन का सिस्टम शुरू हो जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। वो क्या करता है कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसका शटर ब्लॉक कर देता है और इशियोफेगस जो फूड पाइप होता है उसका जो रास्ता है वो खोल देता है। यानी कि नेजल जो कैविटी होती है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ओरल जो कैविटी होती है उसका रास्ता खुल जाता है इशियोफेगस ट्यूब के साथ जो जुड़ा होता है। और ये जो गले बैठने की समस्या है, अब आप देखिए कई बार हम बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, मसालेदार चीजें खा लेते हैं, एसिड की समस्या आ जाती है, GERD की समस्या भी उनमें से एक है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स, यानी कि जो भी आप खाएंगे वो ऊपर तक यानी कि गले, थ्रोट रीजन तक आपको प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारी चीजों का समझना जरूरी है। और कई बार इस तरह की जो लारेंजाइटिस की जो शुरुआत है सिंपल खांसी जुकाम से भी हो सकती है, या जो लोग किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है ना, क्योंकि अभी मौसम है, ये मौसम ऐसा ही चल रहा है जिसमें वायरल इन्फेक्शन होना स्वाभाविक सी बात है, जहां नोज रीजन से लेकर और थ्रोट रीजन तक हमें इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे दोस्तों। और यहां अगर बात करें कि जिस व्यक्ति को जोर जोर से बोलने की आदत है, चिल्लाने की आदत है, जैसे हमारे टीचर्स लोग, वो बहुत ज्यादा जोर से बोलते हैं, ठीक है, उन्हें क्लास में बोलना पड़ता है, या कोई धूम्रपान कर रहा हो, है ना, या तंबाकू का सेवन ज्यादा कर रहा हो, कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए
और लगातार ज्यादा दिन तक यदि आपको बार बार खांसी आती रहे तो लेरेंजाइटिस का जो आम संकेत है, एक कॉमन सिम्टम है, तो आप जान लीजिए कि उसमें आवाज बैठ जाती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी कि आपकी आवाज का बैठ जाना। कई बार आप बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती है, आवाज का बंद हो जाना, और जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो गले में बहुत ज्यादा दर्द होना, और जब यहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन या खिंचावट की जो कंडीशन आती है उसकी वजह से आपको बुखार भी देखने को मिलता है। सांस लेने में आपको परेशानी होती है, ज्यादा खांसी होती है, आपको गले में ज्यादा सूजन महसूस होती है, खांसी के साथ कभी कभी आपको खून भी निकलता दिखाई देता है, तो उसमें जो कैपिलरीज बस्ट हो जाती हैं उसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर लगता है तो ज्यादा प्रेशर इफेक्ट आता है, तो प्रेशर इफेक्ट की वजह से आपको जो है बलगम में खांसी करते हुए हल्का सा जो है ना ब्लड की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको स्वेलिंग है, ब्लड की कंडीशन है, तो बीई का यूज बेहतर हो सकता है। यदि आपको इन्फ्लामेशन है, जलन की शिकायत है, तो जीई का प्रयोग बेहतर हो सकता है। आपके पास C13 थ्रॉट रेमेडी है, आपके पास पेक्टोरल पूरा ग्रुप है, आप P1 का, P2 का, बच्चे और औरतें हैं तो P3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओल्ड एज है तो P4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी रेशनलिटी पर डिपेंड करेगा। दोस्तों, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए किसी पर निर्भर ना रहें, मेरा आपको यही सुझाव है। अपना प्रोटोकॉल खुद बनाएं। थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन वही चूक आपके अनुभव को आगे बढ़ाएगी। लेकिन ये इतनी गारंटी है, यदि आपने थ्रोट रीजन की सही इलेक्ट्रिसिटी का चुनाव करके दिया, तो उसमें यदि एक आध आपकी मेडिसिन आपसे छूट भी गई तो भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप सिंगल, यदि कहीं आपने प्रयोग करना है तो स्वेलिंग की कंडीशन में या आपको ब्लड की कंडीशन में खाली बीई का यूज करके देखिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं जो खाली इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रयोग कर रहे हैं, उसी से उनकी टेबल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये है वो करामात, ये है वो मिरेकल EH मेडिसिन का दोस्तों। तो इन चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे व्यक्ति को जिसको लारेंजाइटिस होता है तो निगलने में दर्द होता है, कुछ भी चीज खाता पीता है तो उसको निगलने में, उसको हमेशा खराश बनी रहती है, और इसमें क्या होता है कि जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं वहां स्वेलिंग हो जाती है। तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप इससे बचाव करना चाहते हैं लारेंजाइटिस से, तो दोस्तों हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, शराब और कैफीन की मात्रा कम यूज करें। कॉफी में मिलती है कैफीन, और धूम्रपान से आप अपनी दूरी बनाए रखें, और ज्यादा से ज्यादा दिन भर में पानी का यूज करें। गले को साफ रखें, सूखापन ना आने दें, क्योंकि एलोपैथ की बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और यदि आप और कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेती हैं तो इतनी फास्ट होती हैं, वो केमिकल से बनी होती हैं, और वो आपके गले में ड्राइनेस लेकर आ जाती हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी में गंभीरताएं कुछ और बन जाती है। तो आपको इन सब चीजों में ध्यान रखना है। आपको मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से पेट में आपके एसिड पैदा हो जाएगा, ईसोफेगस में जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और आपको सीने में जलन हो जाएगा, और जिसकी वजह से GERD एक बीमारी और आपको हो सकती है। तो आपके आहार में हमेशा जो है आप सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें, फलों को ज्यादा शामिल करें, राइट। और इन खाद्य पदार्थों में आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो भी चीज आप ले रहे हैं उसमें विटामिन A भरपूर होना चाहिए, विटामिन E होना चाहिए, और विटामिन C, जो कि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो बलगम की जो झिल्ली है, उसको मेंटेन करने में मदद करती है, जिससे आपका गला स्वस्थ रहता है। और वैसे तो ये देखिए रोग पर निर्भर करता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है कि कितने दिनों तक ये परेशानी उसको रहती है। लेकिन यदि आपको 7 दिनों, अगर नॉर्मल सी चीज है तो 7 दिनों में ये तकरीबन ठीक हो जाती है, शरीर अपने लेवल पर इसे ठीक कर लेता है। लेकिन वहीं यदि 3 हफ्तों से ज्यादा का आपको समय लगता है तो ये क्रॉनिक लारेंजाइटिस हो सकता है, और इसके लिए तुरंत आप अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, या मेरे इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरह की समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो। और इसका जो इलाज है
बड़े खूबसूरती से, बड़े आसानी से हो सकता है, आपको बिना कोई साइड इफेक्ट दिए। और इसका यदि डायग्नोज करना है तो दोस्तों ये जान लीजिए कि आप इसका जो डायग्नोज करने के लिए आप क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके गले में एक पतली सी ट्यूब, एंडोस्कोपी जो है, आपको लैरिंजोस्कोपी है ना, लैरिंगोस्कोपी हम उसे बोलते हैं। पेट में यदि कोई गड़बड़ हो तो एंडोस्कोपी के जरिए हम जो है डायग्नोज कर सकते हैं, स्थिति को जांच सकते हैं। तो इस स्थिति में जब हमारे गले में जाती है तो इस थ्रॉट रीजन पर क्या मूवमेंट हो रही है उसको जानने के लिए, कितने प्रतिशत हमारे जो है समस्या आ गई है, इस चीज को जानने के लिए उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, उसकी मदद से हम ये देख लेते हैं गले में सूजन है, कहीं गांठ तो नहीं है, कहीं ट्यूमर का लेवल तो डेवलप नहीं हो गया है। इसलिए डॉक्टर हमें बार बार हमसे बात करता है या बोलने की सलाह देता है, जिसकी वजह से हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो ओपन होता है, क्लोज होता है। और इसी के वजह से हमारे डॉक्टर्स को जो डायग्नोज कर रहे हैं, जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स हैं, उनको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ पैदा हो रही है। तो दोस्तों ये एक आम सी समस्या है, इसमें हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है और इसका हम घर बैठे कुछ घरेलू साधनों से भी उपचार कर सकते हैं। यदि छोटा मोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप उसका शहद का प्रयोग करके, आप जो शहद का प्रयोग वैसे भी कहते हैं गले की समस्याओं से जो जुड़ा हुआ जो एक बहुत अच्छा काम करता है शहद, गले की सूजन को, दर्द को दूर करने में मदद करता है, खांसी में भी राहत देता है और शहद को लेने में काफ़ी फायदा मिलता है। यदि पुदीने, वैसे पुदीने का जो रस है वो भी हमारे गले की सूजन को दूर करता है। आप रोजाना यदि पुदीने की ताज़ा पत्तियों को उबाल कर गरारे करें तो भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। पिपरमेंट ऑयल जो स्प्रे होता है वो उससे भी गले में जो दर्द होता है उससे राहत मिलती है। आप भाप ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। गला जो सूजन की वजह से जो बैठ जाता है, तो इस समय जो गंभीर समस्या आ जाती है तो आप भाप की मदद से आप ले सकते हैं, आप सूजन और दर्द को ठीक कर सकते हैं। स्टीम शावर ले सकते हैं आप, इससे भी काफ़ी फायदा मिलेगा। पानी को बॉयल करके एक तौलिया सर पर डाल के उसमें कुछ देर तक आप भाप लीजिए। हम लोग भी तो लेते थे ना कभी जब छोटे होते तो उसमें हम क्या करते थे कि एक गर्म पानी करके और उसमें विक्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो है ना हम डालकर, और एक कार्बल कैप्सूल्स भी आते थे, उनको हम उसमें डाल लेते थे और उसकी जो भाप लेते थे। इससे जो ब्लॉकेज होता था जो नोज रीजन पर, थ्रॉट रीजन पर, वो खुल जाता था। तो नो डाउट नमक के आप गरारे कर सकते हैं, क्योंकि नमक में वो गुण मौजूद हैं दोस्तों जो आपकी सूजन को कम करेंगे, बैक्टीरिया को कम करेंगे और आपका गला ठीक हो सकता है। ये वो सारे मैं उपाय बता रहा हूं अगर आपको छोटा मोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यदि ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, क्रॉनिक कंडीशन आ गई है, तो आप EH का इलाज लेना ना भूलें। आपकी जो नमक है वो जमा बलगम को वहाँ से आपको निकाल देता है, आपके गले के जरिए आपकी खराश को कम करता है। बेकिंग सोडा भी एक बहुत अच्छा पर्याय है, एक अच्छा साधन है आपके गले को ठीक करने का। खराश, दर्द को आप दूर कर सकते हैं और गुनगुने पानी में आप जो है ना सोडा मिलाकर इसके गरारे कर सकते हैं। ये फंगस की समस्या को भी दूर करता है। और अदरक, हम सब जानते हैं जिंजर कि ये कितना फायदेमंद होता है। जो किसी संक्रमण को खत्म करने की बात आती है तो अदरक का प्रयोग बहुत बेहतर रहता है और सर्दियों में हम अपनी सब्जियों में भी बहुत बेहतर यूज करेंगे इसका। तो आप अदरक का इस्तेमाल करके आप अपने बैठे हुए गले को ठीक कर सकते हैं। शहद के साथ इसके गुण और बढ़िया हो जाते हैं। तो नो डाउट और ये आपकी जो स्वेलिंग है उस रीजन को खत्म करेगा। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जिसमें हम इस्तेमाल करके, जैसे EH में वाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कूल रेमेडी होती है। यहाँ मैं आपको आपकी टेबल प्रैक्टिस को खराब नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से, आपको प्रोटोकॉल बताकर। मेरा ऐसा मानना है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी तरीके से आप पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आप अपनी दवाइयों से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप दवाइयों को चाह नहीं रहे हैं, उन्हें समझ नहीं रहे हैं कि किस किस लेवल पर आपकी मेडिसिन यूज होगी, और आप थोड़ा बहुत रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी टेबल प्रैक्टिस ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। तो मेरा यही आपको सुझाव है और मेरा यही मानना है कि बीइंग EH प्रैक्टिशनर हम बहुत कुछ बेहतर साबित कर रहे हैं और बेहतर साबित करेंगे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।